बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है केमान हामिद। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम मुझे अकेला होस्ट करना होगा। नौशीन कुछ मसरूफियात की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट वही होगा। प्रोग्राम के अंदर हम खबरें शेयर करेंगे, थोड़ी बहुत सियासत को टच करेंगे। अगर सियासत को टच भी करेंगे तो सियासी अंदाज में बयानी आगे नहीं लेके चलेंगे और गुफ्तगू का अंदाज़ थोड़ा बहुत कैजुअल रखेंगे, थोड़ा बहुत इन्फोटेनिंग भी रखेंगे। लेकिन साथ साथ जो मुल्क के हालात हैं उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। आवाम को सेंसिटाइज़ करना ज़रूरी है कुछ चीज़ों के हवाले से, और कुछ चीज़ों के हवाले से डिसेंसिटाइज़ करना भी ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू आवाम के लिए महंगाई है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू आवाम के लिए सिक्योरिटी का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिन पे हम रोशनी डालेंगे। इसके हवाले से हुकूमत क्या कह रही है, रियासत क्या कह रही है, इसके हवाले से रुकावटें अगर पेश आ रही हैं तो वो कहाँ है, वो क्या है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ सियासतदानों से भी बात करेंगे, कुछ सहाफ़ियों से भी बात करेंगे, रेलेवेंट इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे उनका तज्ज़िया लेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का महंगाई के हवाले से। हर कोई इफ़ेक्टेड है, मज़ीद आने वाले दिनों पर कुछ मज़ीद भी इफ़ेक्ट होंगे और ये जो महंगाई का असर हमारे ऊपर आने वाला है, बड़े से लेके छोटे तक इस पे मतलब के इन्वॉल्व होंगे। अब रमज़ान का महीना भी आ रहा है। इसका जो सबसे बड़ा जो एक आसरा क्रिएट किया गया वो IMF की सूरत में क्रिएट किया गया, एक होप क्रिएट की, उम्मीद क्रिएट की गई, लेकिन उसमें भी डिलेज़ पे डिलेज़ आ रही हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नसीम सदीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब, हमें बताइए, IMF के हवाले से अब काफ़ी अरसे से खबरें चल रही हैं। ये एक ट्रक की बत्ती की एक सूरत बन चुकी है इसके पीछे हम चली जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सर्टेनिटी नहीं है। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी गुंजाइश रहती है, कौन सी शराइत हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? कुछ सर्टन जवाब कहीं से मिल नहीं रहा। आपका इस पर क्या तज्ज़िया है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कोई एक दिन में ख़राब नहीं हुई है, बहुत टाइम लगा है इसको, बहुत अरसे से ये ख़राब चल रही थी। और अभी जो IMF से डील हो रही है, डेफिनेटली अगर आप बैंक के पास भी पैसे लेने जाते हैं तो वो पहले आपके तमाम मामला देखता है, आपकी आमदनी देखता है। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की आमदनी जो है वो सही नहीं है। आमदनी बहुत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है और आप लोन पे लोन लेते जा रहे हैं। आपने मुख्तलिफ बैंकों से, मुख्तलिफ इदारों से लोन लिए हुए हैं। हम IMF की जब तक शराइत पूरी नहीं होंगी तब तक जो है ना ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है सर, शराइत पूरी तो होगी, उसके साथ साथ आई थिंक ग्लोबल परसेप्शन भी थोड़ा बहुत हमारा कमज़ोर हुआ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी होती है, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई है रीसेंट पास के अंदर। इसमें जो सियासतदानों का हाथ है एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, वो कितना इंश्योर किया जा सकता है इन हालात के अंदर, ताकि IMF की तरफ से एटलीस्ट और बाकी जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनकी तरफ से एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर दिखाया जाए और लोन्स की सूरत में दिखाया जाए। जी देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और ये बड़ा चुपता हुआ सवाल भी है। मामला इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मौशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से इस वक्त रियासत के तमाम सतूनों को मिलजुल के बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके चलना है, इस तमाम मामला की ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मामला नहीं देखे जाएंगे, अभी इन बातों को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तो मामला खराब होते चले जाएंगे। हमें अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स ठीक करनी है, हमें अपनी टैक्स कलेक्शन ठीक करनी है ताकि बाहर की नेशंस को नजर आए। अब हमारे जब यहाँ पे 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल निकलता है और दुनिया देखती है और फिर हम एक कर्ज मांगने वाले मुल्क भी हैं, तो जब तक ये मामला हम ठीक नहीं करेंगे, साथी की तरफ नहीं आएंगे मुल्क के अंदर, हम जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक ये मामला जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते। और बाहर के मुल्क भी तमाम चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद फिर वो फैसला करते हैं। जी सर, इस हवाले से आपने जैसे इकोनॉमिस्ट का मेंशन किया जो हर इदारे में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुछ अपनी ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आए और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। फिर सियासतदान इसके ऊपर अपनी पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए अपना रोल प्ले करते हैं। सर, मीडिया की तरफ आ जाते हैं। परसेप्शन बिल्डिंग के अंदर मीडिया का बड़ा रोल होता है। इस सारे सूरत हाल के अंदर मीडिया का बड़ा एक अहम रोल है कि हमने मार्केट किस तरीके से करना है अपने मुल्क को। जहां मसले नज़र आते हैं वहां कुछ हाईलाइट और हेडलाइंस के जरिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए कुछ ज़्यादा हम नेगेटिव चीज़ों को मार्केट करके भी तो इस परसेप्शन को एक नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, देखिए मीडिया भी जो है रियासत का एक अहम सुकून है और जिस तरह अब पार्टीजन हो गया हुआ है, कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मुल्क को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जब आप अपने जर्नलिज्म छोड़ देंगे, जर्नलिज्म से अलहदा हो जाएंगे, मीडिया का जो रोल है उसको प्ले नहीं करेंगे, फेक न्यूज़ चलेगी, आप अपना परसेप्शन
खराब करेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली फिर आवाम को जो मैसेज आप दे रहे हैं उस मैसेज के हिसाब से तो मुल्क में गड़बड़ी बढ़ती चली जाएगी और इस तरह तो मामला आगे नहीं चलेंगे। तो मीडिया का बड़ा एक अहम रोल है पूर्ण रियासत का। तो मीडिया को अपना रोल करना चाहिए, अदारों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जब तमाम इदारे अपनी लिमिट्स पे रह के अपना रोल अदा करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सर, मीडिया को एज एन इंस्टीट्यूशन तो डिस्कस कर लिया, उस पर रोशनी डाल दी। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, कंट्रोल भी हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ब्रॉडकास्ट मीडिया के सहाफ़ी कुछ ऐसे हैं जिनकी इंडिविजुअल पर्सनल प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो चुकी है, यूट्यूब के पेजेस बहुत एक्टिव हो चुके हैं। वहाँ कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला भी नहीं है, हर किसी का अपनी एडिटोरियल पॉलिसी भी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ऑन एन इंडिविजुअल लेवल? इस मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। लॉ तो मौजूद है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जब तक आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया को तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे प्रिंट मीडिया में एडिटर्स होते थे, उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, वहाँ पे गेट कीपर्स होते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं, बड़ी देखभाल से तमाम मामला को किया जाता है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है, इसके ऊपर अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो मुल्क के अंदर भी हालात खराब होंगे, बाहर भी आपकी परसेप्शन खराब जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो इनको नोटिस लेना चाहिए, उसका कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। सर, रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से फवाद चौधरी साहब के टाइम पे जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे तो एक सुनने में आ रहा था कि एक पेमरा टाइप की एक रेगुलेशन होगी। चलें जी, हमारा राब्ता मुंतकिल हो गया है नसीम सदीकी साहब से। उनसे हमने काफ़ी रेलेवेंट सवाल पूछे, मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ थे उसको हमने डिस्क्लोज करने की कोशिश की और ये पूछने की कोशिश की। और मेरे ख्याल से जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी करेगा, क्योंकि अगर हम इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी से कनेक्टेड हमारी परसेप्शन है, परसेप्शन से कनेक्टेड हमारी बिहेवियर्स हैं, हमारा जो एक एटीट्यूड टूवर्ड्स या फिर प्रायोरिटी टूवर्ड्स एन इशू है वो भी नज़र आता है। जब मैं हम की बात कर रहा हूँ तो अब हम सारे आगे हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं है। सियासतदान जो अपनी पॉलिटिकिंग कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है एक पाकिस्तानी होने के तहत, हमारी अपनी क्या कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ना चाहते हुए भी आपका मीडिया से भी ताल्लुक़ है। आप अगर टीवी पे कुछ देख रहे हैं और उस हवाले से कुछ देख के कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर करके अगर एक ट्वीट डाल देते हैं, एक वीडियो डाल देते हैं, एक मैसेज स्टेटस भी डाल देते हैं, तो आप भी अपने लिहाज से एक मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं। वो मीडिया फिर कहीं जाके वायरल भी हो जाता है अक्सर औक़ात, और हमें पता भी नहीं चलता उसका असर क्या होता है पूरे मुल्क के ऊपर। यही ग्लोबल परसेप्शन के अंदर भी इन चीज़ों की भी कंट्रीब्यूशन होती है, और ग्लोबल परसेप्शन हम ही बना रहे होते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल हर चैनल का एक अपना एजेंडा भी वाज़ेह हो जाता है, किस एजेंडा पे चल रहा है। कुछ चैनल पार्टिसन भी हो जाते हैं, कुछ पार्टीज़ को सपोर्ट करते हुए थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, कुछ पार्टीज़ की तरफ टिल्ट थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, थोड़ा कम नज़र आता है। लेकिन चैनल की लेवल पे तो हम गेज कर सकते हैं कि भाई ये किसका चैनल है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये किसके ख़िलाफ़ है, किसके फेवर में बात कर रहा है। लेकिन जो हम कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें कंज्यूम करके सोशल मीडिया के ऊपर, वो करोड़ों की तादाद में होता है। जिस तरीके का हमारा सोशल मीडिया का यूज़ है, जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल कर रहे होते हैं, ख़ुद अगर आप खुद से बैठ के अपना लैपटॉप खोलें या फिर अपने मोबाइल पे भी सर्वे करें तो हम जिन चीज़ों को वायरल कर रहे हैं वो वायरस का एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और वो जो एक वायरस है जिससे हमारा ग्लोबल परसेप्शन भी ख़राब हो रहा है, हमारे पाकिस्तान की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसको देख के भी थोड़ा बहुत माशी हालात भी इफ़ेक्ट होते हैं। आप माने ना माने, हमारी ग्लोबल परसेप्शन जब पॉजिटिव नहीं होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आने से रह गई। तो अपने गिरबान में झांकने की भी ज़रूरत है। हम कतरा कतरा करके अगर अपनी ही जिम्मेदारी सही तरीके से निभाना शुरू कर दें तो सियासतदान भी मजबूरी हो जाएंगे कि उन्होंने भी फिर जिम्मेदारी से निभानी है। और वो जो मोरालिटी है और वो जो एक दायराकार हमने बनाया हुआ है कि किस दायराकार में रह के उन्हें अपनी डिलीवरेंस देनी है और जिम्मेदारी पूरी करनी है, उस दायराकार में रह के वो काफ़ी कुछ कर भी सकते हैं और चेक एंड बैलेंस भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस जिम्मेदारी को भी हमें निभाने की ज़रूरत है। हमने माशी हालात की बात की है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से, जिनकी गलती है, वो भी बहुत डिस्कस होती रहती है कि किसकी वजह से हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ। 2013 में गए हैं लोग, वहाँ क्या हाल था, 2008 में चले जाएं, उस हुकूमत में क्या हाल था, फिर 2018 के बाद क्या हाल था, फिर ये जो 2022 में हुआ अप्रैल के अंदर, इसके बाद क्या हाल हो गया। हर किसी की परफॉर्मेंस सामने है।
तोशा खाना की पूरी लिस्ट भी अब सामने है, काफ़ी कुछ डिस्क्लोज हो गया है, टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको बेहतर पता है कि इस मुल्क के हालात बेहतर कैसे किए जा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो लोग चला रहे हैं इस मुल्क को उनको भी नहीं पता अभी कि कैसे बेहतर करना है, तो आपके पास कैसे जवाब आएगा? तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी नोट पे ब्रेक पे चलते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल बातें हो गई। ब्रेक से वापस आने के बाद आगे बढ़ाएंगे जी प्रोग्राम को, एंड लम्हा खबरिया में बात करेंगे कुछ और तजज़ियात से, कुछ और एक्सपर्ट से, एंड उनसे उनका ओपिनियन लेंगे। मेरा नाम है केवान, वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, मेरा नाम है केवान हामिद। ख़वातीन हज़रात, हमने ब्रेक पे जाने से पहले कुछ माशी हालात के हवाले से बात की। मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उसके हवाले से बात ना करना भी ऑब्वियसली एक गैर ज़िम्मेदारी का एक मुज़ाहरा कर रहे हो कि अगर टेलीविज़न के ऊपर आके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इन मसलों को हाईलाइट ना करें, उनकी सोल्यूशंस की तरफ रुख ना करें, तो ये हमारी तरफ से भी एक ऐसी चीज़ है जो उसको गलत समझा जाएगा और यहाँ हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हैं, उस मुल्क के अंदर सेलिब्रेट करने की वर्दी होती हैं। हमारा वो भी फ़र्ज़ है कि उनको सेलिब्रेट भी किया जाए और उसके ज़रिए एक अच्छी परसेप्शन भी बनाया जाए हमारे मुल्क के हवाले से। इसी हवाले से 3 रोज़ का एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई फॉर द 50 years ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, 50 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल वॉज सेलिब्रेटेड। एंड इस 3 दिन की जो एक ओकेजन थी जिसके अंदर सेनेटर्स तो थे, फॉर्मर सेनेटर्स भी थे, गवर्नर्स, फॉर्मर गवर्नर्स एंड जो भी स्टेक होल्डर्स थे उसके अंदर इन्वॉल्व थे। और इसके अंदर एक बहुत ख़ास चीज़ ये भी थी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी से लोग थे, मीडिया से जिनका ताल्लुक था, उन लोगों को भी इन्वाइट किया गया एंड अपर हाउस के सेशन के अंदर उनको इन्वॉल्व किया गया, जिसके अंदर उन्होंने अपने ओपिनियंस को भी रेज़ किया। तो एक बहुत खुशगवार माहौल के अंदर, एक सेलिब्रेटरी मोड के अंदर 50 years ऑफ द सेनेट, 50 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट किया गया। हर किसी को इस तकरीब का हिस्सा बना के एक बहुत इंक्लूसिव तकरीब मनाई। इस हवाले से हम कमेंट्स लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया K2 टेलीविज़न के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, इस तकरीब के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे इसकी अहमियत क्या है? 50 साल पूरे हो गए हैं, ग्लोबल परसेप्शन किस तरीके का गया, क्योंकि इस तकरीब के अंदर एम्बेसडर्स को भी इन्वॉल्व किया गया, तो इसकी टोटल जो एक वैल्यू बनती है हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे पार्लियामान के लिए, उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, 2 चीजें थी इसमें, 2 चीजों को इकट्ठा लीजिए। एक तो सेनेट के 50 साल पूरे हो गए थे और एक जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी 50 साल पूरे हो गए। बिल्कुल। तो गोल्डन जुबली जो है ना वो हम 2 चीजों की बना रहे थे, 2 चीजों को सेलिब्रेट कर रहे थे जी। तो पाकिस्तान में हर शोबा जिंदगी से लोगों को जो है इसमें इन्वाइट किया गया था, जिसमें बार काउंसिल थी, बार एसोसिएशनें थी, बिजनेस से मुताल्लिक लोग थे, हर मतलब आप समझ लें कि पाकिस्तान के हर शोबे से लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस हाल को, जो सेनेट हाल है, इसको एक मीटिंग में तब्दील कर लिया गया था। मगर इसमें सबसे अहम बात ये थी कि एम्बेसडर हजरात जो पाकिस्तान में जो रेजिडेंट हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, और उनके कंट्री डायरेक्टर्स, IMF का इवन कंट्री डायरेक्टर, ये सारे जो है ना ये इसमें मेहमान थे और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यकीनन जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सेनेट के हवाले से, पाकिस्तान के दस्तूर के हवाले से एक अच्छा मैसेज जो है ना यहाँ से गया है। उसमें फिर हमने भी हर तरह की बात की, किसी के अगर कोई खुशी की बात कर रहा था तो वो भी जो है लाइव जा रही थी, कोई किसी के गिले शिकवे थे तो वो भी बात जो है ना वो लाइव जा रही थी। तो बात भी करने के लिए, क्योंकि डायलॉग के लिए जो है ना वो हर तरह के लोगों की जो है ओपिनियंस आने जरूरी होते हैं, क्या तरह की बात हो, उसमें खुशी गम हर चीज़ जो है जिस तरह से फील किया, और प्लस जो है ना हर शोबे से लोग और प्लस दुनिया भर के लोग। तो ये मेरा ख्याल है कि एक खूबसूरत बात थी जो कि एक इस घुटन के माहौल में
सेनेट की तरफ से गई है। बिल्कुल सर, आपने जैसे माहौल का आप जिक्र किया, घुटन के माहौल के अंदर माशी हालात भी देखें, सियासी जो एक गहमा गहमी चल रही है, सियासी जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इस माहौल के अंदर इस तरह का इवेंट कराना बिल्कुल जी खराज तहसीन हम पेश करेंगे। चेयरमैन सेनेट की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, बहुत खूबसूरती से इस पूरे इवेंट को होल्ड भी किया गया, ऑर्गेनाइज भी किया गया। मैंने खुद भी इस इवेंट के अंदर शिरकत की अपने इदारे की नुमाइंदगी करते हुए, तो इट वॉज वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी एज ए मीडिया पर्सन एज वेल। लेकिन सर, जिन लोगों ने सियासी इस गहमा गहमी के अंदर सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से शिरकत नहीं की, उनको क्या पैगाम देंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये ट्रेन की तरह होता है। ट्रेन अगर आप बर वक्त जो है ना उसमें सवार हो जाए तो हो जाते हैं, और ना सवार हो सके तो फिर आप मिस कर जाते हैं। और सियासत में जो है ना ये टाइमिंग की बड़ी वैल्यू हुआ करती है। जिन लोगों से ट्रेन निकल जाए वो फिर कभी दोबारा वो वाली ट्रेन वापस नहीं आती है। तो यहाँ भी उनसे ये वाली ट्रेन गुजर गई। ये 50 साल के बाद का जो गेम था जिसमें सारी दुनिया के नुमाइंदे शरीक थे, ये उनके लिए वापस नहीं आएगा। और उसके साथ साथ जिस चीज पे आज इमरान खान साहब जो है बात करने के लिए कहते हुए तैयार हैं, कल अगर आके ये बात जो है अपोजिशन लीडर की तरफ से होती और ये बात यहाँ से शुरू होती तो यकीनन जो है एक और मस्बत मैसेज जाता दुनिया भर को। सर, इसमें जो बैनुल-अक़वामी जो रिप्रेजेंटेशन थी, एम्बेसडर्स को भी मदऊ किया गया, उनसे इंटरेक्शन में इस इवेंट के हवाले से किस तरह के तासुर थे उनके, उन्होंने क्या कमेंट दिया? हाउ डिड दे लुक एट दिस एंटायर गोल्डन जुबली? देखिए, जो दुनिया के लोग आते हैं वो बड़ी मोहतात जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो देखा है उनका सब कुछ, जो जिस तरह की स्पीचेज होती हैं वो रस्मी होती हैं, और वो कोई ऐसे अपने गिले शिकवे जो है जिस तरह से हम अपने लेके बैठ जाते हैं या खोल लेते हैं, वो इस तरह से ऐसे मौकों पे नहीं खोलते या इतने खुलेआम नहीं खोलते। तो वो उनकी तरफ से रस्मी बातें थी और एक गुड मैसेजेस जो है ना वो दिए गए। पाकिस्तान के लिए बेख्वाहिशत का इजहार किया गया, पाकिस्तान की भविष्यत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए। बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दुनिया भर के लोगों को आपने दिया कि वो हमारे साथ सेनेट की इन तकरीबात में शरीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। गोल्डन जुबली ऑफ द सेनेट की बात हो रही है, ख़वातीन हज़रात। इसके अंदर पर्सनल लेवल पे मेरी शिरकत भी थी, खैबर नेटवर्क को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। अपर हॉल के सेशन के अंदर मैंने पार्टिसिपेट भी किया, काफ़ी लोगों को अपने ओपिनियन शेयर करते हुए भी सुना, काफ़ी लोगों ने मसले मसाइल पर रोशनी डाली, जो अक्सर औकात डालना बड़ा ज़रूरी भी है, डाल भी रहे थे, एंड बहुत रेलेवेंट इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे थे। बिज़नेस कम्युनिटी जो थी हमारी, जो मुख्तलिफ शहरों के तो चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने बहुत रेलेवेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करते हुए साथ सोल्यूशंस भी पेश किए, विच वॉज़ वेरी इंकरेजिंग एज वेल। साथ साथ कुछ वैसे टू बी वेरी फ्रैंक मीडिया की रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन बहुत मिनिमल रिप्रेजेंटेशन थी, और जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे हमारी मीडिया इंडस्ट्री के, इतने ज़्यादा उनकी शिरकत वहाँ नहीं थी। और ये मानना बिल्कुल मुश्किल है कि उनको इन्विटेशन नहीं दी गई थी। इन्विटेशन बिल्कुल थी, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी, बट फॉर मी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीडिया इट वॉज अ वेरी इंकरेजिंग ओकेजन, एंड एक ऐसा एटमोसफेयर था जिसके अंदर मसले भी डिस्कस हो रहे थे, सॉल्यूशंस भी पेश किए जा रहे थे, अपने दायरा कार में रहते हुए, अपनी स्पेशलिटी को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्यूशंस पेश किए जा रहे थे, ना कि हर कोई हर चीज़ का एक्सपर्ट बना हुआ था। जो मीडिया में बैठ के हम वैसे ही बने होते हैं, सहाफ़ी भी ऐसा ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसा हो रहा है कि हर कोई हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है, बेशक वो वकालत हो, बेशक वो इंसाफ हो, इंसाफ के दुनिया में हो, बेशक वो बेशक वो सियासत हो, बेशक क्राइम हो, हर चीज़ का एक्सपर्ट हम बन जाते हैं 2-3 लोगों के कमेंट्स सुन के, कुछ पॉडकास्ट सुन के, कुछ करंट अफेयर प्रोग्राम्स देख के, कुछ किताबें पढ़ के, लेकिन उसका जो ऑन ग्राउंड रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं होते, इसलिए हमारी बात की कोई ग्राउंड नहीं होता। लेकिन वहाँ एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, एक्सपर्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड मौजूद थे, और वो अपनी तजर्बे के हवाले से और अपनी नॉलेज के हवाले से जो चीज़ें शेयर कर रहे थे वो ऑथेंटिक थी और पते की बातें थी, और वो हमारी मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखती थी। और मीडिया की रिप्रेजेंटेशन में जहाँ सब कुछ जो मैंने वहाँ ऑब्जॉर्व किया, तो एक ही चीज़ ख्याल में आई कि इतना कुछ है सेलिब्रेट करने को, इतना कुछ, इतने अच्छे लोग हैं, इतने नौनहार लोग हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया अपनी फील्ड के अंदर, तो सेलिब्रेट करना हम भूल गए हैं, मसलों पे थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस करते करते। एंड कुछ हमारे वकील हजरात भी वहाँ थे जो कोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड जस्टिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भी कुछ बातें सुनी।
एंड ये सारी बातें सुन के जैसे मैं कह रहा था कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम उस तरह प्रोपेगेट नहीं कर पा रहे सच्चाई की खोज में एंड सच की तलाश में, अच्छी चीज़ों को मार्केट नहीं कर पा रहे। इस मुल्क की जो प्राइड लेने वाली चीज़ें हैं जिस पे फ़ख्र करने की ज़रूरत है उसको हम सही तरीके से मार्केट नहीं कर पा रहे, और सिंस हम इन चीज़ों को मार्केट नहीं कर पा रहे और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा गंद को ही मार्केट कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा ग्लोबल परसेप्शन हमारे मुल्क से बाहर जो जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि हम खुद ही उनका काम आसान कर रहे हैं कि वो हमारे पे तनकीद करें। हम खुद ही अपने दुश्मनों का भी काम आसान कर रहे हैं कि हमारी ये कमज़ोरियां हैं, आओ इन्हीं कमज़ोरियों के ऊपर हमें एक्सप्लॉइट करो और हमारे पे तुम लोग तनकीद करो और हमें इस वजह से बिल्कुल आइसोलेट भी करो ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो हम उनका काम आसान कर रहे हैं जो हमारा भला नहीं चाहते। तो भला क्या हम अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करके? इस इवेंट में 6 घंटे का सेशन था जी, इस इवेंट में शिरकत करके मुझे इन चीज़ों की रियलाइजेशन हुई और उसके बाद एक बिल्कुल अपने आप से भी एक अपने इदारे की तरफ से भी एक रेजोल्यूशन बनाना ज़रूरी था कि अब मसलों को डिस्कस करने के फ़ौरन बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है जिससे हमारा मुल्क है, जिसकी वजह से हमें फ़ख्र है अपने मुल्क पे, ताकि उन चीज़ों को जितना हम मार्केट करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, मसले भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे और बाय एग्ज़ाम्पल हम अच्छी चीज़ों के कुछ और अच्छी चीज़ों को भी जन्म दे सकते हैं। इसी नोट पर हम एक वक्फे पर जाना है जी। वक्फे से वापस आने के बाद कुछ बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। एंड लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हमारे सियासतदानी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी एक छोटे से वक्फे के बाद लम्हा खबरिया के अंदर। मेरा नाम है कैवान हामिद। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया। लम्हा खबरिया के अंदर मेरा नाम है कैवान हामिद राजा। आज मैं प्रोग्राम अकेला एंकर कर रहा हूँ, मेरे साथ नौशीन बुखारी मौजूद नहीं है। हमने इश्यूज़ जो डिस्कस किए हैं, सब्जेक्ट्स जो डिस्कस किए हैं, टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं, उनका माशी हालात से भी लिंक रहा, सियासत से भी लिंक रहा, मुल्क की जो ग्लोबल परसेप्शन है उससे लिंक रहा है। और मज़े की बात है कि सारे जो हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए उसका आवाम से कहीं ना कहीं लिंक तो है। तो अवामी सा प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, उसके एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एक्सपर्ट रिव्यूज़ को साथ साथ लेके चल रहे हैं बाय टॉकिंग टू द रेलेवेंट पीपल फ्रॉम द फील्ड। लेकिन इस हवाले से आवाम की ज़िम्मेदारी क्या बनती है वो भी साथ साथ आपको याद दिला रहे हैं कि हमने भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, अपने गिरबान में झांकना है, जहाँ हमसे गलतियाँ हो रही है उसको भी थोड़ा बहुत साथ साथ करेक्ट करने की ज़रूरत है, और भी बिल्कुल अपने आइडियल्स को और अपने हीरोज़ को और अपने लीडर्स को भी सही तरीके से चूज़ करना है, सो दैट मॉरली हम कहीं भटक ना जाएं। अब मोरालिटी की जहाँ तक बात आ रही है, जहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की बात आ रही है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो जुडिशरी की भी बात आ जाती है। इस हवाले से हमारे साथ वेरी ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर। नदीम मलिक साहब जो हैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। सर, बिजी स्केड्यूल, बहुत इन डिमांड भी हैं आप इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एज वेल, एंड जहाँ तक जुडिशरी की भी बात है सर, न्यूज़ का भी जो पूरा दायरा कार है इसी के इर्द गिर्द चल रहा है आजकल, एंड हर घंटे घंटे के बाद सिचुएशन भी बदल रही है, नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं, सियासतदानों का उस पर रद्द अमल भी बदली जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन सर, करंट जो अफेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस करेंगे। मैं जानना चाहूँगा जो आवाम कंज्यूम कर रही है सारी इन्फॉर्मेशन, उस हवाले से आप बीइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो हमारे मुल्क का एक बहुत प्राइमरी डिपार्टमेंट है, प्राइमरी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी बहुत एक सैंक्टिटी है हमारे मुल्क के अंदर, जिसको ओवर डिस्कस करने के हवाले से भी हमें केयरफुल होना पड़ता है, स्पेशली मीडिया पे। इस हवाले से सर हमें बताइए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5-10 साल को ले लीजिए, इसमें चेंजेस क्या आए हैं इस परसेप्शन में, इस इंस्टीट्यूशन में, इसकी रेगुलेशंस के अंदर, इसको जिस तरीके से कैरी किया जाता है, इसमें चेंजेस क्या हैं? लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है, एक तो ये है कि आप हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम यहाँ से अपने नुमाइंदे चुन के उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहाँ पे जाकर कानून साजी करेंगे और जो इश्यूज़ हैं आवाम के वहाँ पे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है कैवान भाई कि वहाँ पे जब इश्यूज़ कोई क्रिएट होते हैं
तो इनके आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं और सियासतदान ये आपस के इख्तलाफात जो हैं वो पार्लियामेंट में सॉल्व करने की बजाय अदालतों में ले आते हैं। जब ये मामलात अदालतों में आते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये ऐसे मामलात गए तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि ये आपके इश्यूज़ हैं, आप इनको पार्लियामेंट में बैठ के सॉल्व करें। और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस की शान भी यही है कि वो अपने इश्यूज़ को जो है वो बाहर ना लेके आएँ, चौक चौराहों में ना लेके आएँ, अदालतों में ना लेके जाएँ। फिर वो ये गिला करते हैं कि अदालतों ने ये फ़ैसला कर दिया या अदालतों ने वो फ़ैसला कर दिया। जब आप अपने इश्यूज़ खुद ही लेके जाएंगे और फिर कहेंगे कि वो अदालत ये कहती है, अदालत इंटरफेरेंस कर देती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उनको फिर उंगली उठाने का मौका मिलता है। तो मेरा तो सबसे बेसिक व्यू है कि सियासतदानों ने इस दौरान जब भी ज़रा सी कोई बात हुई, आपस में अख्तलाफ हुआ, तो उस मामले को उठाया और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पटिशन डाल दी। अब उस पटिशन पे जब समाअत शुरू होती है तो ऑफ कोर्स वो फैसला जब आएगा तो एक के हक़ में आएगा, एक के ख़िलाफ़ आएगा। तो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो वो फिर अदालतों में उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि अदालतों के वक़ार में भी कमी आई है और अवाम में भी जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा गलत। सर वैसे तो सियासतदानों की तरफ से कहा जाता है, स्पेशली एक पर्टिकुलर पार्टी के लीडर है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं विदाउट टेकिंग नेम्स कि अवाम में शऊर डाला है जी, इस हवाले से, इदारों के हवाले से, उनकी ज़िम्मेदारी के हवाले से, उनकी जो सारी एक तौर तरीके हैं उस हवाले से। इस शऊर के साथ साथ जो शऊर एक बड़ा पॉजिटिव लफ्ज़ लगता है, ये जो नुकसानात उठाने पड़े हैं इदारों को अपनी रेपुटेशन के हवाले से, इसके हवाले से आप देखें। सर मैं ये समझता हूँ कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा। माजी में भी हमारे मुल्क में देखें जो हमारे इदारे हैं वो हमारी सलामती की जो है वो ज़ामिन है। इसी तरह अदालतें जो हैं वो रूल ऑफ लॉ कायम करती हैं और हम वकला जो हैं हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जान तक की कुर्बानियाँ दी हैं रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली जब ऐसी बात होती है तो फिर वो सब इदारों पे जब कोई उंगली उठाता है, पहले भी आप माजी में देखें कि जब इदारों पे उंगलियां उठने लग पड़ें, जब अदालतों पे उंगलियां उठने लग पड़ें, तो फिर जमहूरियत रोल बैक की हुई है, वो जमहूरियत आगे नहीं गई। जब आपके जो अहम इदारे हैं आप उन पे उंगलियां उठाएंगे, उनको चौक चौराहों में गालियां देंगे, जब आप अदालतों के जजेस को बुरा भला कहेंगे, उनके टेलीफोन टेप्स करके आप उस मीडिया पे चलाएंगे, तो फिर आप दावत दे रहे होते हैं किसी ऐसी क़ुव्वत को कि वो आए और आप सबको पीछा करें। नवीद मलिक साहब, इसके अंदर कुछ पोलिटिसाइज हुए हैं कुछ इदारे के भी लोग, ये आप इस पे करेंगे एक्नॉलेज? मैं ये समझता हूँ कि हुए अपनी हैं, मर्जी से जी हुए हैं, अपनी मर्जी से या किसी की दावत देने पे। अच्छा, देखें अब मैं भी बगैर नाम लिए कई जगह जब वो कहते हैं कि इस इदारे ने या उस इदारे ने मदाखलत कर दी, तो फिर उनकी तरफ से जवाब भी आता है कि रात के अंधेरे में हमारे पास आता कौन है जो कहता है कि आप मदाखलत करें। ये भी बात सही। जब आप अपने सबसे पहली जो बात मैंने की कि जब आप अपने इश्यूज़ देखें, हर कम्युनिटी होती है, मैं ये कहता हूँ हम वकला हैं, हमको ले लें, साफ़ियों को ले लें, आपको ले लें, बाकी लोगों को ले लें, हम सियासत भी करते हैं, इख्तलाफात भी हैं, झगड़े भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, लेकिन जब हमारे इदारे की बात आएगी ना तो फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। जब साफ़ियों में से किसी साफ़ी की बात आती है तो आप सारे साफ़ी इकट्ठे होकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी तरह जब लॉयर्स की बात आती है, किसी वकील की होती है, तो सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं। पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं करते कि जब आपके पार्लियामेंट की आन बान शान पे कोई बात आती है तो आप सब क्यों नहीं इकट्ठे होते? जब मुल्क की सालमियत की बात आती है तो आप क्यों नहीं इकट्ठे होते? जब आप अपने इख्तलाफात में और अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने में आप इस हद तक आगे चले जाते हैं, तो फिर आपको लगता है यही पार्लियामेंट का जो एक कल्चर है, अब ये बाकी इदारों के अंदर भी थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो गया है, पोलराइजेशन का जो एक कल्चर है? सर वो फिर असर तो होता है, देखें ना, असर फिर ये हर जगह जाता है। सियासत तो हर किसी को अच्छी लगती है, हर बंदा चाहता है कि वो प्राइम लाइन में आए, लेकिन जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे ना तब तक कोई भी नहीं आता। हम उनको एक रूम देते हैं, हम उनको एक रास्ता देते हैं, तो तब फिर किसी को मौका मिलता है। हर बंदा, हर इदारा अगर अपने लिमिट्स में रह के काम करे, अदालतें अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करें, इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करें, सियासतदान अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर है। पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है।
और अगर यही सूरत हाल रही तो माजी में भी यही सूरत हाल, आप नज़र दौड़ा लें कि माजी में जब जब ऐसी सूरत हाल हुई उसके बाद क्या हुआ, और हमने उससे सबक नहीं सीखा और अब फिर हम मुल्क को उस नहज पे ले आए हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लम्हा फ़िक्री है सबके लिए, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है या मुहिब वतन इदारे हैं या जो भी सारे लोग हैं, अवाम है, उन सब के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। माशी सूरत हाल आप देखें कहाँ चली गई, अवाम का क्या हाल है। बेसिकली जो लोग हैं अपने, आप देखें अपने बच्चों को मार रहे हैं अपने हाथों से कि वो उनको बेसिक नीड्स नहीं दे सकते, उनको खाने नहीं खिला सकते, उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। जब मुल्क इस नहज पे पहुंच जाए तो फिर मेरा ख्याल है अफसोस की बात सर ये है कि हर इदारे की तरफ से वो प्रायोरिटी नज़र नहीं आती है इन मसलों की तरफ कि माशी हालात की वजह से जो एक हमारा एक सोशल फैब्रिक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारे एक पूरा कल्चर, एक ट्रेडिशंस हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उसकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन स्ट्रगल फॉर पावर की वजह से हो रहे हैं। वो जो टेम्पटेशन की भी जो आपने बात की, लाइमलाइट में आने के लिए हर इदारे के कुछ फ़र्द हैं जो उस लाइमलाइट की टेम्पटेशन में थोड़े भटक जाते हैं एंड उस तरफ आ जाते हैं। लेकिन सर इस टेम्पटेशन को ज़रा हटा के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ चले जाते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि वो खुद आते हैं और फिर इन्वॉल्वमेंट सीख करते हैं और एक शोल्डर या फिर स्केप गोटिंग मांगते हैं। आपने जहां जुडिशरी का मेंशन किया तो ये दिस इज़ अ वेरी सिमिलर स्टोरी टू द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। उसी तरीके का एक एग्जांपल ये है कि जहां इन्वॉल्व किया जाता है, मदद मांगी जाती है, स्केप गोटिंग की जाती है और जब उनकी मर्जी नहीं होती है तो एंटी इदारा एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है। तो सर इससे क्या ये चीज़ साबित होती है कि ये सियासतदानों की अपनी पॉलिसी मेकिंग की कमजोरी है जिसकी वजह से उनको फॉल बैक करना पड़ता है टू गो टुवर्ड्स अनदर? मैं ये समझता हूँ कि उनकी नाकामी है। किस चीज़ की? हमारे सियासतदानों की नाकामी है कि हम, फिर वही बात आ जाती है कि हम जब ये मामलात आते हैं हम एक इलेक्ट करके आपको भेजते हैं कि वहाँ फ़र्ज़ करें कोई आइन में बहम है, फ़र्ज़ करें मुल्क के बदलते हुए हालात के मुताबिक कानून साजी की ज़रूरत है, तो एक वाहिद पार्लियामेंट ही वो इदारा है जहाँ पे आप वो कानून साजी भी करेंगे, जहाँ पे अगर आइन में कोई बहम है तो आप उसमें तरमीम भी करेंगे, जहाँ अवाम के इश्यूज़ हैं, जब हम कोई और मुल्क के मसले हैं, आप वहाँ बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे, कानून साजी करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। यही ड्यूटी है उनकी। लेकिन जब वो अपने ये ड्यूटियाँ अंजाम देने में नाकाम होते हैं तो फिर उनका क्या तरीका होता है कि वो एक कोई बात आई, उसको उठा के आप चले गए अदालतों में कि आप तशरीफ़ करें। अदालतें पहले बहुत अरसा अवॉइड करती रहीं कि ये आपके काम है, आप करें। जब अदालत के पास गए और अदालत ने उस बात की कोई तशरीह कर दी तो फिर उन्होंने कहा जी कि अदालत ने गलत कर दिया, अदालत ने फ़ैसला यूँ करना था, ये कर दिया, फिर उन पे उंगलियाँ उठाने लग पड़ी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारे जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, हमारे सियासतदानों पे आयद होती है कि वो सियासत भी करें, वो लड़ाइयाँ भी करें, वो झगड़े भी करें, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में इस हद तक आगे न चले जाएं कि मुल्क के इदारे जो है उनकी बका ख़तरे में पड़ जाए और मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाए। तो जिस तरीके से एक अब पूरे केसेस जमा हो रहे हैं, एक लोड भी आ रहा है, प्रायोरिटीज़ उसकी वजह से अब बदल भी रही हैं क्योंकि अब बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए इन चीज़ों के अंदर, पॉलिटिकिंग भी इसी के ऊपर हो रही है, सियासी बयानियाँ भी इसी के ऊपर बन रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी इसी के ऊपर ही चल रही है। तो ये जो केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है, केस पे केस आना शुरू हो गया है, फाइल होना शुरू हो गया है, अदालत की अब जिम्मेदारी है कि दे हैव टू रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। ये इसकी एक और बड़ी, मैं कहता हूँ कि ये अवाम के साथ जुल्म है। आपके जो लिटिगेंट्स हैं, जो आम लिटिगेंट्स हैं, जो इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं, जी, जिनके जेन्युइनली केसेस हैं, उनके केसेस की हेयरिंग के बजाय आप जब पटिशन एक फ़ाइल कर देते हैं, मैं आपको कल की एग्जांपल दे देता हूं कि वो जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, मेरा भी केस लगा हुआ था, और जब गए हैं तो देखा कि पूरी लिस्ट कैंसिल है। और क्या है जी कि वो एक पटिशन लगी हुई है एक वारंट कैंसिलेशन के लिए, और वो फिर सारा दिन जो है वो उस पटिशन में ही गुजर गया। आप मुझे बताएं कि अगर 100 मुकदमा लगा हुआ है और वो जो आम लिटिगेंट्स हैं, इसमें मैं कहता हूँ अदालत का भी नहीं कसूर, इसमें वकला का भी नहीं कसूर, इसमें कसूर तो उनका है जो अदालतों में आके इन मामलात को ले आते हैं और अदालतों का टाइम ज़ाया करते हैं। इनके साथ लेकिन प्रायोरिटाइज कौन करवाता है कि पहले ये सॉल्व करो फिर बाकी करो? ये तो फिर एजेंसी जब मैटर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, सीनियर्स लॉयर्स आ जाते हैं, वो लॉ भी जानते हैं, वो तरीके भी जानते हैं, वो फिर अब मैं आम पटिशन, एक आम लिटिगेंट का जब मुकदमा हम दायर करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो कई दफ़ा 6-6 महीने, साल उसकी फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग नहीं आती।
ठीक है। और फिर जब जाते हैं तो ये रात को दायर करेंगे तो शायद रात को ही लग जाएगी, या सुबह दायर करेंगे तो सुबह ही लग जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों में देखना चाहिए सबको। और वो अदालतों में आज मौजूद अदालत ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये होल्ड किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए सबके लिए बराबर है कानून, चाहे वो आम आदमी है, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई भी है। तो हमने भी रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारी भी ये सबसे गुजारिश है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो जैसे जो कानून एक के लिए है वही सबके लिए होना चाहिए। सर बिल्कुल, आइडियली स्पीकिंग सियासतदान भी ये सारी बातें करते हैं कि सबके लिए एक होना चाहिए, इसी के ऊपर अपनी एक पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग भी करते हैं, बयानियाँ भी बनाते हैं कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक होना चाहिए, और जो स्पेशली द पीपल इन पावर उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। द पीपल इन पावर उनको इस चीज़ की एक वो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एक उनको रिलैक्सेशन भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर इस तरह का निज़ाम नज़र भी आता है हमें ऑन ग्राउंड, जिसमें वो रिलैक्सेशंस भी हैं, प्रायोरिटीज़ भी थोड़ी फ़र्क हैं, एंड नोबडी इज़ विलिंग टू चैलेंज देम एज वेल, क्योंकि जब तक द लीडर्स आर नॉट गोइंग टू गेट देयर एक्ट टुगेदर तो आवाम वाली चीज़ तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती है। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, रिफॉर्म के अंदर बेशक लाने के लिए अदालत की तरफ से, पीपल्स मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ द जुडिशरी, उनकी तरफ से कितना इनिशिएटिव लिया जाता है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ, जैसे वो आपकी तरफ आते हैं अपने मसलों के लिए? देखें, ये भी तो आपके मसले बन रहे हैं। अदालत का काम नहीं है, देखें अदालत किसी भी, लेकिन आपकी रेगुलेशन को ये इफेक्ट तो कर रहा है, आपके नॉर्मल प्रोसीजर्स को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अदालत की कई दफ़ा मजबूरी बन जाती है। ये अदालत का काम नहीं है कि अदालत उनको कहे कि, बल्कि एक दफ़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फिर अदालतों में आ जाए और हम पार्लियामेंट में चले जाते हैं अगर यही मामलात हैं। तो बेसिकली तो ये इनको सोचना चाहिए। अदालतें तो बैठी हैं इंसाफ करने के लिए। अदालतों ने तो हमेशा ये कहा है कि आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें, या हमें आम लिटिगेंट्स के मुकदमे सुनने दें, हमने उनको इंसाफ देना है। तो वो तो आगे होके कुछ नहीं कहेंगी। ये बेसिकली फिर प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है हमारे सियासतदानों की, बनती है लॉ मेकिंग, जो कानून साजी करते हैं उनकी बनती है कि वो अभी आपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रही हैं पार्लियामेंट की, हम भी वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सारी ये ऐसी तकरीरें हो रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने ख़ुद भी ये एडमिट किया स्पीच के दौरान, जब कई बातें हुई तो बहुत सारे सेनेटर्स ने और बहुत सारे सियासतदानों ने ये एडमिट किया कि ये हम लोग ही होते हैं जो जाके फिर कहते हैं कि आप इंटरफेरेंस करें। ये हम लोग ही जो होते हैं जो अपने इख्तलाफात उठा के बाहर ले जाते हैं। हमें अपने इख्तलाफात और अपने मामलात को पार्लियामेंट में सॉल्व करना चाहिए। तो फिर कोई भी बंदा जो है वो ये नहीं कहेगा या इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जब आप कहते हैं इंटरफेरेंस होती है, फिर आप कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसकी सुप्रीमेसी को मानता कोई नहीं। तो ये सारी जो मैं कहता हूँ जिम्मेदारी सिर्फ उन पे ही आयद होती है। सर इस हवाले से आवाम से क्या एक उम्मीद होती है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फॉर दैट मैटर? आवाम ने किस तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है? बेशक एक पोलिटिकल लीडर की एक फॉलोइंग है, एक बिलीफ है, एक उनके कारकुन है, वो जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और फिज़िकल लेवल पे फिर आ जाते हैं इदारों की तरफ, उनकी बिल्डिंग्स की तरफ, और वो एक जलसा गाह भी बन जाता है, कभी कभार एक प्रोटेस्ट का एक वेन्यू बन जाता है। इस हवाले से आवाम को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यहाँ उन्होंने क्या रोल प्ले करना है, ताकि वो एटलीस्ट अपने बैरियर्स को ना क्रॉस करें। बिल्कुल ऐसी है। देखिए आवाम तो पहले ही बेचारी पिसी हुई है, मजलूम है, और हर पार्टी की अपनी फॉलोइंग है। आपको पता ही है कई पार्टियों की जो फॉलोइंग है वो कई जज्बाती लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भी जब कोई क्राउड जमा होता जाता है, जब कोई मॉब आ जाता है, तो वहाँ पे भी बेसिक जिम्मेदारी जो होती है, वहाँ पे बड़ा आसान होता है उसको मिसयूज़ करना। वहाँ पे कोई एक बंदा ज़रा सा इशारा कर दे कि यूँ नहीं यूँ कर दो, तो वो तोड़फोड़ भी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं इदारों के ऊपर। लेकिन वहाँ पे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पार्टी लीडर की होती है कि अगर वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात पे अमल करते हैं, तो आप उनको ऐसी गाइडलाइन दें कि किसी तौर पे भी कानून शिकनी ना हो, वहाँ पे किसी की बेतौकीरी ना हो, किसी इदारे की बेतौकीरी ना हो, वहाँ पे आप कोई ऐसी तकरीर ना हो जिससे मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाए, वहाँ पे किसी इदारे के ख़िलाफ़ नारेबाजी ना हो। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फिर जो भी अपार्ट फ्रॉम, मैं ये नहीं किसी स्पेसिफिक पार्टी को, आप भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी, मैं कहता हूँ सारी पार्टियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं। सारे सियासतदान जो हैं, सारे जो लीडर हैं मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं।
लेकिन उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। और सबसे पहले पाकिस्तान है तो उनकी सियासत है, सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ना रहा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। लिहाजा सबसे पहले उनको पाकिस्तान की सालमियत का सोचना चाहिए, उसके बाद फिर अपनी सियासत का सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि तमाम मामला जो है वो खुद ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आखिर में चाहूँगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहूँगा एक आखिर में एक स्टेटमेंट देने की एक वो बात आ चुकी है मीडिया में, एक अपनी क्लैरिफिकेशन देने वाली एक नौबत भी आ चुकी है जो इस्टेब्लिशमेंट पे बार बार आई है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कि जुडिशरी को भी अब जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम ए पोलिटिकल हैं, हम पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं हैं, हम साइड नहीं ले रहे हैं, देयर इज़ नो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर विद इन द जुडिशरी। तो उसमें क्लैरिटी के लिए, आवाम की कंजम्पशन के लिए आप जुडिशरी की तरफ से इन योर ओन पर्सनल प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक बातें शुरू हो गई कि वो जो जज हैं वो ऐसे हैं, वो जज हैं वो उनकी साइड पे हैं, वो जज तो कभी हमारे फेवर में नहीं रहेंगे डिसीजंस, इसको एक दफ़ा क्लियर करने के लिए क्या? मैं ये समझता हूँ कि अदालतें गैर जानबदार हैं, चाहे कोई भी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है, हमारा मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद है, सिंध है, बलूचिस्तान है, लाहौर है, तमाम हाई कोर्ट्स में तमाम जजेस जो हैं वो कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये हमारी अपनी इंटरप्रटेशन होती है। जब कोई फ़ैसला हो जाता है तो जिस पार्टी के हक़ में होता है वो कहता है जी कानून का बोलबाला हो गया। इलेक्शन का भी यही हाल है जी, कानून का बोलबाला हो गया, बहुत इंसाफ हुआ, बहुत इंसाफ पसंद जज हैं। और जब किसी के ख़िलाफ़ होता है तो वो कहता है जिस जज की तो वो एफिलिएशन उस पार्टी के साथ थी, या ये है या वो, या कोई पुरानी बात निकाल के वो उनको सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारी जगहों पे फिर उनकी डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम या तो अदालतों में जाएं ही ना, और अगर अदालतों में जाते हैं तो फिर अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करें। जब हम अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम नहीं करेंगे, अपने इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर वो वक्त दूर नहीं कि आपका भी कोई एहतराम नहीं। ऑडियो लीक्स के ज़रिए जो कैरेक्टर असैसिनेशंस होती हैं उसके बाद क्या? मैं कहता हूँ उस पर एक्शन होना चाहिए थोड़ा सा। अगर हम फिर हमारी अदालतें मैं कहता हूँ बहुत लीनिएंट व्यू ले जाती हैं। अगर एक दो दफ़ा उस पर थोड़ा सा एक्शन हो जाता है तो शायद दोबारा वो लोग जो है मुहतात रहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बाकायदा अब ऐलान किया गया कि माजी में जो होता रहा उन्होंने कहा नहीं है और हम अब नहीं किसी में इंटरफेयर, किसी पार्टी की फेवर नहीं करना चाहते, आप अपनी सियासत खुद करें। जब फिर भी हम अपनी सियासत खुद ना कर सकें और फिर उन्हीं मामलात में पड़ जाएं तो मुझे बताएं फिर किसका कसूर है? फिर कसूर ना अदालतों का है, ना वकला का है, ना आवाम का है। तो कसूर फिर भी उन लोगों का बनता है जिन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। और इस मुल्क देखें, जो मुल्क जब बना था तो उस वक्त जिन मुल्कों को हम कर्जे देते थे, आज अपनी हालत देखें, हम कर्ज़ों के दलदल में फंसे हुए। आज डॉलर कहाँ पे चला गया है, आज आम आदमी बेसिक नीड्स को तरस गया। आम दो वक्त का खाना मैं कहता हूँ कोई सफ़ेद पोश आदमी भी अब नहीं खा सकता। तो जब ये हालात मुल्क के हो जाए तो फिर हम सबको मिल बैठना चाहिए, अपने इख्तिलाफ़ात बुला देने चाहिए कुछ अरसे के लिए, जब तक मुल्क की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं हो जाती। अब छोड़ दें सारी लड़ाइयाँ झगड़े, सारी पार्टियाँ बैठें, उन्हें सबसे पहले तो हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, उसके बाद अपनी लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे हम यहीं पर। तो मेरी तो अपनी सबसे ये दरख्वास्त है इस आपके इस फोरम के ज़रिए से कि आप ये रोज़मर्रा हर रोज़ अब मेरा ख्याल है कि ड्रामा वगैरह सारी चीज़ें भूल के अब तो यही चीज़ें टीवी पे भी चल रही होती हैं और सारी अवाम भी यही देख रही होती है और हर बंदा यही देख रहा होता है। हमें अपनी लड़ाइयाँ झगड़े भूल के, इख्तिलाफ़ात भूल के मिल के बैठना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा ताकि मुल्क जो मुश्किल में फंसा हुआ है उस मुश्किल से मुल्क को निकाल सकें। बेशक। नवीद मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। एंड हमारे प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल आपने चार चांद लगाए, बहुत वैल्यूबल आपने इंसाइट हमारे साथ शेयर की। एंड मेरे ख्याल से सब पे अप्लाई करती है, सियासतदानों पे भी करती है, जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उन सारे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करती है कि उन्होंने अपनी अगर ज़िम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ पूरी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली निज़ाम खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और आवाम का भी पर्सनल लेवल पे, हर फ़र्द का पर्सनल लेवल पे एक प्रोरोगेटिव है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उन्होंने पूरा करना है। इस हवाले से हमें सोचने की ज़रूरत है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमने एक वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े से वापस आने के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया। मेरा नाम है कैमान हामिद। ख़वातीन और हज़रात, पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने बात की माशी हालात के हवाले से, अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से, सियासतदानों की ज़िम्मेदारी के हवाले से, जो भी रेलिवेंट लोग हैं उनसे हमने गुफ्तगू की। फिर नवीद मलिक साहब के साथ बैठ के हमने जुडिशरी के हवाले से भी बात की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से भी बात की, और जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन उस पर थोड़ी बहुत हमने रोशनी डाली और थोड़ा बहुत रिफ्रेशर भी डाला कि हमारी क्या इसके अंदर जिम्मेदारी बनती है, एंड हाउ शुड वी ट्रीट एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ वर्दी ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड जो अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अब उसका सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है आने वाले माह के अंदर। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत करीब आ चुका है, अगले हफ्ते से रमज़ान है, एंड सारे बड़े जी एक्साइटेड होते हैं इस महीने के हवाले से भी, एंड सवाब कमाने का बहुत एक हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है, अच्छी डीड्स करने का बहुत एक अच्छा मौका होता है। लेकिन वहाँ साथ साथ कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ के हवाले से, स्पेशली जब महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं, शिकायत करते हैं, गिले करते हैं, तो कुछ दुकानदार उस हवाले से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, और इसके अंदर फिर एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और मेक श्योर करती है कि ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया के अवैध इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैध। वालेकुम सलाम। अवैध, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अवैध, हमें बताइए, रमज़ान बहुत करीब है, बिल्कुल आमद है उसकी, एंड इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब क्या इकदाम लिए जाएंगे प्री रमज़ान एंड ड्यूरिंग रमज़ान? व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली महंगाई के हवाले से जो सारों को एक खौफ पहले से बना हुआ है, उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की इस वक्त एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार है? बिल्कुल कैवान, आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक रमज़ान से एक महीने पहले से ही इसके अंदर एक्टिव हो जाती है ताकि हम प्राइस कंट्रोल पे भी काम करें और लोगों के लिए मैक्सिमम सहूलियात क्रिएट करें। अभी 6 से ज़्यादा जो रमज़ान बाज़ार हैं वो लगाए जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिनके अंदर जो प्राइसेस हैं वो मॉनिटर की जा रही हैं, और जो है ना उनके रेट्स जो है ना वो लोगों के लिए कम किए जा रहे हैं। उसका तरीकाकार ये किया गया है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारी सब्जी मंडी है जहाँ से ये तमाम चीज़ें आती हैं, वहाँ उनके आरतीयों के साथ और सप्लायर्स के साथ जो है बात की गई है ताकि जो है ना रेट्स को मैनेज किया जाए। हमारे 24 से ज़ायद जो है मैजिस्ट्रेट्स पूरे इस्लामाबाद के अंदर डिप्यूटेड हैं और उनको डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं, और उनके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो खुद फील्ड के अंदर मौजूद होंगे ताकि कहीं भी हमें कोई कंप्लेन आती है, ना सिर्फ जो है ज़रूरी अशिया की, बट जो है किसी भी दुकान के अंदर एक्सप्लॉयटेशन की, तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और रमज़ान के लिए लोगों के लिए जितनी मैक्सिमम सहूलियात क्रिएट की जा सकें वो किए। अवैध, बिल्कुल एजेंडा भी वही है, हमेशा की तरह रमज़ान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंस्ट्रक्शंस भी वही होते हैं, लेकिन इस मरतबा सब जानते हैं मेरे ख्याल से कि इस मरतबा महंगाई का जो एक बोझ है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, तो कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं इस हवाले से अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस? जी बिल्कुल, इसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुफ्त शुरू की है। तो इसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स इस्लामाबाद के अंदर बनाए जा रहे हैं जहां से आटा जो है मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर जो हमारे लोग बेनिफिशरीज आते हैं। इसके साथ साथ जो है जो हमारे रमज़ान सस्ता बाजार हैं उनके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जी मंडी के अंदर हम खुद इंटरवीन करके हमने प्राइसेस को डीसी रेट से भी कम 5% कम प्राइस के ऊपर जो है ना उसको नोटिफाई कर रहे हैं, और तमाम जो हमारे अनाज के और जो है हमारे दालों के जो हमारे सप्लायर्स थे उनके साथ मुलाकात करके हमने एक ऐसा रेट रखा है जो उनके लिए भी ठीक हो और जो है हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी बेहतर हो। तो इस वजह से इंशाल्लाह एक ऐसे रेट पे काम रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जो कि जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज आटे के ऊपर वो जो है अभी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, जहाँ सस्ता आटा जो है ना लोगों को फराहम किया जाएगा। अच्छा, आपने एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से बात की, जो लोग एक्सप्लॉयट करेंगे, नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, महंगाई का बहाने जो नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस पे रोशनी डाली कि किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, किस लेवल पे पेनलाइज किया जाएगा? बिल्कुल जी, एक्शन 3 टियर एक्शन होता है। जो पहले टियर के ऊपर हम जो है ना उनको वार्न करते हैं कि जो है वो दोबारा इस तरह की सूरत हाल ना करें, उनके खिलाफ कंप्लेन आई है उसकी कॉग्निजेंस लें। दूसरे स्टेज के ऊपर हम उनको फाइन करते हैं, और तीसरे स्टेज के ऊपर अगर किसी का जो है बार बार ये मसला आ रहा है तो फिर हम अरेस्ट और सील की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर बंदे को अरेस्ट किया जाता है या फिर जो है प्राइस कंट्रोल एंड होर्डिंग एक्ट के तहत उसको सील किया जाता है। तो ये जो है एक्शंस लिए जाते हैं हमारे प्राइस कंट्रोल के अंदर, जो कि सख्त एक्शंस हैं, जो कि लिए ही इसीलिए जा रहे हैं ताकि जो है इसके अंदर आसानियां पैदा की जा सके लोगों के लिए।
अच्छा, इस हवाले से अब आई एम श्योर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है, मीडिया का भी सहारा आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। जाते जाते अब आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? आवाम अपने पर्सनल लेवल पे एज सिटीजन्स ऑफ द सिटी क्या जिम्मेदारी अपनी पूरी कर सकते हैं टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू? इसके अंदर जी आवाम के लिए यही है कि जहां आवाम को जो है इस तरह की कोई कंप्लेन आए तो फौरन डीसी ऑफिस के कंट्रोल के ऊपर कंप्लेन करें ताकि हमारे साथ मिल के इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। दूसरा, आवाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ज़रूर रेट लिस्ट को जो है ना देखें और लोगों से रेट लिस्ट मांगे कि आपकी किधर है, ताकि हम मिल के एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर करें। और तीसरी चीज़ यही है कि हमारे रमज़ान सस्ता बाजार जो कि लगाए जा रहे हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जो कि रोज़ाना की बेस पे चलते रहेंगे, ताकि जो है आवाम को सस्ती सहूलियात एक बेहतर माहौल के अंदर जो है ना वो फराहम की जाए, तो उनसे पूरा फ़ायदा उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद, आपको पहले से ही एडवांस रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए एंड गुड लक विद ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। बहुत टफ महीना होता है जी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की रिलैक्सेशन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं एंड अपने रोज़े के अंदर भी बहुत ज़्यादा आउट एंड अबाउट होते हैं, फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं जो बाहर एक्टिव होंगे, हमारी पुलिस फोर्स भी जो है जो एक्टिव होगी आवाम की सिक्योरिटी के लिए, सहूलत के लिए, इनको बिल्कुल याद रखिए रोज़े की सूरत के अंदर, रोज़े की हालत के अंदर आपको बिल्कुल एक लिहाज होना चाहिए। इनकी ड्यूटीज़ के हवाले से भी इट्स टफ़र देन एनी अदर ड्यूटी, क्योंकि ऑन ग्राउंड होते हैं, आवाम की सहूलत के लिए होते हैं। रोज़े की हालत के बहाने कभी कभार हम जो गुस्से का इजहार कर जाते हैं, इनके पास वो रिलैक्सेशन नहीं होती है और ये इनको गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल करना होता है, इनकी ड्यूटी का भी हिस्सा होता है। तो आपको भी यहाँ थोड़ी बहुत लिहाज करना पड़ेगा और इनके साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत होगी। और ये दुकानदारों के लिए भी जाता है, ये आम आदमी के लिए भी जाता है, जो भी बाहर आप निकलते हैं अपने काम से, तो आपको इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी सहूलत के लिए बाहर काम कर रहे हैं एंड हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट एज वेल। ऑन दैट नोट जी, आज के लम्हा खबरिया का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम के चंक्स भी अपलोड होंगे, प्रोग्राम कंप्लीट एपिसोड भी अपलोड होगा, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।